हेलो दोस्तों, आज हम हिंदी के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे जिसका नाम वर्णमाला है। और इससे हमारे एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और इस टॉपिक को पढ़ने के बाद वो सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व इजीली हो जाए। तो चलिए पढ़ते हैं इस टॉपिक को। इसका नाम वर्णमाला है और ये वर्णमाला दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है वर्ण और दूसरा शब्द है माला। क्या है? एक शब्द वर्ण है और दूसरा माला है। तो चलिए पहले हम वर्ण के बारे में जानते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और इसी ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। इसी ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। और ये क्या है? सबसे छोटी इकाई है। यानी कि हम अपने मुंह से कुछ भी निकालते हैं, कुछ भी हमारे मुंह से निकला वो क्या है? वही ध्वनि क्या है? वर्ण। तो क्या आप दोस्तों बता सकते हैं कि वर्ण और ध्वनि में कोई अंतर है? अगर नहीं या है तो हम इसके विषय में कुछ जानने की कोशिश करें। चलिए, वर्ण और ध्वनि। वर्ण और ध्वनि, क्या ये इन दोनों में कोई अंतर है या दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं? तो हम अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो मैं ही बता देती हूँ। वर्ण और ध्वनि में कोई अंतर नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें कुछ समझने के लिए मैं बता रही हूँ। वर्ण और ध्वनि में ये अंतर है कि वर्ण जो आप मौखिक रूप से बोलते हैं वो ध्वनि है और जो आप लिखित रूप में देखते हैं वही वर्ण है। ध्वनि को लिखित रूप में किया जाता है, उसी को हम वर्ण कहते हैं। क्या आप जानते हैं दोस्तों, हमारी जब सभ्यता का विकास हुआ था उससे पहले हमारे पास कोई सभ्यता ही नहीं थी, कोई कल्चर ही नहीं था। तो बस हमारे पास क्या था? ध्वनि था। उस ध्वनि को ही हमारे मुंह से निकाला जाता था और वो उस ध्वनि को लोग समझते थे और उसी के अनुसार जो भी होता होगा उस समय का जो टाइम था लोग उसी के अनुसार काम करते थे। लेकिन आज ध्वनि को एक लिखित रूप दे दिया गया है और उसी लिखित के अनुसार इंसान काम करता है, हर चीज समझता है। तो ये क्या हो गया? वही वर्ण हो गया। और वर्ण और इसी का व्यवस्थित रूप क्या हो जाता है? माला बन जाता है, वर्णमाला बन जाता है। तो चलिए हम वर्ण के पहले विषय में जानते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है और इसी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। अब वर्ण तो हम कहते हैं इसी ध्वनि को, लेकिन वर्णमाला क्या है? वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित रूप को क्या हो गया? वर्णमाला कहेंगे। वर्णमाला जो कि हिंदी में वर्णमाला जो कि देवनागरी लिपि है। हिंदी क्या है? देवनागरी लिपि। जैसे अ, आ, छोटी, ये क्या है? ये देवनागरी लिपि है। क्या है दोस्तों? ये देवनागरी लिपि है। और ये क्या है? ए या ए, ये क्या है? ये क्या है? रोमन लिपि है। ये दोनों ही वर्ण ही है, लेकिन इनकी लिपि दूसरी है। इसको देवनागरी लिपि और इसको रोमन लिपि कहेंगे। यही हमारा वर्ण है। अब इसी को व्यवस्थित रूप में बताया गया है। कैसा रूप? व्यवस्थित रूप। वही वर्णमाला हो गया। वर्णमाला यानी वर्ण के व्यवस्थित समूह को क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते थे, ध्वनि के व्यवस्थित
समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्यों? ये ध्वनि ही तो वर्ण है। ध्वनि क्या है? ध्वनि ही वर्ण है। तो या आप वर्ण लिखिए, क्वेश्चन आ भी सकता है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये आपके कई एग्जामिनेशन में रिपीट हो चुका क्वेश्चन है। लेकिन अब तो ये भी दे सकता है क्वेश्चन, ध्वनि के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए ये भी दे सकता है क्वेश्चन। तो ये आपका 1 नंबर आपका बन जाएगा। अगर ध्वनि के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला क्वेश्चन आ गया तो आप सॉल्व कर सकते हैं, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए, वर्णमाला कितने प्रकार के होते हैं? वर्णमाला, सॉरी दोस्तों, वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने होते हैं? 52 होते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने होते हैं? 52 होते हैं, जिसमें 11 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। कितने अंतस्थ व्यंजन होते हैं? 4। 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। 1 अनुस्वार व्यंजन होते हैं। 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं और 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं। 2 द्विगुणित व्यंजन होते हैं और 1 विसर्ग होता है। 2 द्विगुणित होते हैं। द्विगुणित मतलब जिसके 2 गुण होते हैं। अब जानेंगे दोस्तों वर्णों के प्रकार। यहाँ से दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ये आप अपने माइंड में फिट कर लीजिएगा। 52 वर्ण होते हैं, 11 स्वर होते हैं, 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 संयुक्त, 1 अनुस्वार, 25 स्पर्श, 4 ऊष्म और 2 द्विगुणित, 1 विसर्ग। इसको अपने माइंड में फिट कर लीजिएगा, ये इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब चलिए दोस्तों वर्ण के प्रकार पढ़ेंगे। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 2 प्रकार के। पहला क्या है? स्वर वर्ण। पहला क्या है? स्वर वर्ण। जिस वर्ण के उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता न लेनी पड़े उसे ही स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जिस वर्ण के उच्चारण में अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उसे ही स्वर वर्ण कहते हैं। यानी जिस वर्ण को हम स्वतंत्र रूप से उच्चारित कर सकते हैं उसी को हम स्वर वर्ण कहते हैं। अगर किसी से आप सहायता नहीं लेंगे इसका मतलब आप स्वतंत्र ही उसको बोल सकते हैं। तो जिस वर्ण के उच्चारण में अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े या जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से ले सकते हैं वही स्वर वर्ण है। कितने हुए स्वर वर्ण? स्वर वर्णों की संख्या 11। यहाँ आपको हम बता दिए पहले ही स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? 11। देखते हैं कौन कौन सा, जैसे अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा उ, बड़ा उ, री, ए, ओ, औ। ये क्या है? ये स्वर वर्ण। दोस्तों ये स्वर वर्ण है। मूलतः स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। ये आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ और यहाँ भी क्वेश्चन भी आता है स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो स्वरों की संख्या 11 होती है। लेकिन यदि अंग और अ जिनको हम अयोग वाक् कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? अंग और अ को अयोग वाक् कहते हैं, को शामिल करें तो इनकी संख्या 13 होती है। कितनी होती है? इसकी संख्या 13 होती है। तो उदाहरण के लिए दोस्तों देखते हैं, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा उ, बड़ा उ, री। मूल स्वर ए, ऐ, ओ, औ, अं, आ। ये है ना? चलिए आप स्वरों के वर्गीकरण के बारे में जानते हैं।
स्वरों का वर्गीकरण। मूलतः दोस्तों 3 प्रकार के स्वर होते हैं। कौन कौन? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ये हमारे 3 प्रकार के स्वर हैं। पहला स्वर ह्रस्व स्वर, जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, उसको हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। जैसे अ, ई, उ, यानी छोटा अ, छोटी ई, छोटा उ, इसमें कितना कम समय लगा, तो ये क्या हो गया? ह्रस्व स्वर। अब दूसरा क्या है? दीर्घ स्वर, जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगे, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ, आ। इनके उच्चारण में हमें ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगा, इसलिए ये क्या है? ये दीर्घ स्वर है। इनके उच्चारण में ज्यादा समय लगा, इसलिए ये दीर्घ स्वर है। अब एक और स्वर होता है जिसका नाम है प्लुत स्वर। क्या नाम है? प्लुत स्वर। जिन वर्णों के उच्चारण में ऊपर के दोनों स्वरों से भी अधिक समय लगे, यानी दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर से भी अधिक समय लगे, उसे हम क्या कहेंगे? प्लुत स्वर। क्या कहेंगे? प्लुत स्वर। जैसे राम, राम बोलने में आप र के बाद म का कितना टाइम लगता है? रा, म, तब निकलता है, तो कितना टाइम लगा इसमें? ओम, तो ओ के बाद म बोलने में कितना टाइम लगता है? ओम, तो ये क्या हो गया? प्लुत स्वर। क्योंकि इस वर्ण के उच्चारण में हमें इन दोनों वर्णों के उच्चारण से अधिक समय लगा, इसी को हम प्लुत स्वर कहते हैं। सर आप दोस्तों आप आए ना? सर आप दोस्तों अब हम व्यंजन समझते हैं। व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। यानी व्यंजन वर्ण को बोलने के लिए हमें स्वर वर्ण की सहायता लेती है, तभी हम व्यंजन बोल पाएंगे। जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इसका मतलब क्या हुआ? क वर्ग में क ख ग घ ङ आता है, च वर्ग में च छ ज झ ञ आता है, ट वर्ग में ट ठ ड ढ ण, और प वर्ग में ये सब ट थ द ध न और प फ ब भ म ये आता है। अच्छा दोस्तों, इनको इस पूरे व्यंजन को हम स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन। जिसको हम जब स्टार्ट कर रहे थे वर्ण, उसी टाइम में हम आपको बताए थे कि स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी होती है? 25। स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी होती है? 25। यहाँ आप काउंट कर लीजिए। एक वर्ग में 5 वर्ण है, टोटल मिला के कितने हुए? 25 वर्ण हुए। तो स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है? 25। चलिए दोस्तों, इसको हमारे एग्जामिनेशन में इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है। तो जान लेते हैं इनका उच्चारण स्थान क्या है। ऐसे तो दोस्तों पता नहीं चलता है, याद नहीं हो पाता है, लेकिन एक आपको हम ट्रिक बताते हैं। उस ट्रिक से आपको समझ में भी आ जाएगा और
क्वेश्चन भी नहीं गलत होगा। कैसे इनको लिखते हैं, उस ट्रिक को नाम देते हैं कता मुदाओ, क ता मु दा ओ। इसी में आपका पूरा उच्चारण स्थान छुपा हुआ है। इतने ही शब्द में देखिए हमारे वर्ग कितने हैं, 5 वर्ग ही है ना, वर्ग 5 है और हमारे कता मुदाओं की भी संख्या 1 2 3 4 5। इससे आपको समझ में आ रहा होगा, यह मैं बता देती हूँ, नहीं भी आ रहा हो तो इसी से पता चल जाता है कि किसका उच्चारण कौन सा स्थान होगा। जैसे क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ, क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ, क्या है, कंठ। तो कता मुदाओं का पहला अक्षर क है, यानी क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ, और पहले का स्ट्रिक में भी पहला अक्षर क है। चवर्ग जिसका उच्चारण स्थान तालव्य है, तालु है, जिसका उच्चारण स्थान तालु है। सॉरी दोस्तों, मैंने तालव्य बोल दिया, इसका उच्चारण स्थान तालु है, जो चवर्ग का उच्चारण स्थान है। और टवर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धन्य है, मूर्धा है, जो मुंह लिखा हुआ है। और ट वर्ग का उच्चारण स्थान दंत है, जो दा लिखा हुआ है। और प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, जो ओ लिखा हुआ है। ये 5 अक्षर है और यहाँ आपके वर्गों की संख्या भी 5 है। इससे आपको आसानी से उच्चारण स्थान याद हो जाएगा और कभी भी नहीं भूलेगा। ये आपका ट्रिक बहुत आपके काम का है, इसको लिख लीजिएगा। जहाँ भी आप इसको नोट्स बनाएंगे उसको आप इस ट्रिक को लिख लीजिएगा, इसलिए मैंने इसको मिटाया नहीं है। इसका उच्चारण स्थान तालु, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा, इसका उच्चारण स्थान दंत, और इसका उच्चारण स्थान पवर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ। ये अंतस्थ वर्ण है। अंतस्थ वर्ण का मतलब जो आपके अंदर से निकला हुआ वर्ण है, अंदर से निकला हुआ व्यंजन है, वही उसी को हम अंतस्थ वर्ण कहते हैं। जैसे य, र, ल, व, ये इसको उच्चारण करते समय ये कहीं किसी भी अन्य जगहों से ये टकराता नहीं है, आप अंदर से बोलते हैं और ये य, र, ल, व आपके मुंह से निकलता है। ऊष्म वर्ण या संघर्षी वर्ण, जिसको उच्चारण करने में ऊष्मा यानी गर्मी निकलती है, गर्म भाप जैसा निकलता, श, ख, स, ह, तो ये क्या है, ऊष्म वर्ण है या संघर्षी वर्ण। तीसरा संयुक्त व्यंजन, जैसे छ, त्र, ज्ञ, श्र, ये क्या है, संघर्षी व्यंजन है। संघर्षी वर्ण ये क्या है, संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन यानी 2 वर्णों के मेल से ये व्यंजन बना हुआ है, 2 वर्णों को जोड़ने से ये इस व्यंजन का निर्माण हुआ है। तो किन किन व्यंजनों को जोड़ के ये बना है। जैसे छ, छतरी वाला छ किससे बना है, आधा क और ख, इसको खटकोण वाला ख बोलते हैं ना, इसलिए ये ख। त्र किससे बना है, त और र से। ज्ञ किससे बना है, ज और य से। और श्र किससे बना है, श और र से।
तो ये आपका संयुक्त यहीं से आपके अब पढ़ेंगे दोस्तों व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजन का वर्गीकरण तो पहले क्या है यहाँ दोस्तों व्यंजन का वर्गीकरण लिख देते हैं। थोड़ी सी गलती हो गई इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। व्यंजन का वर्गीकरण तो पहला क्या है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा से टकराते हुए कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ को छूती हुई निकले वही स्पर्श व्यंजन है। जिन वर्णों को उच्चारण करने में हवा के साथ साथ हवा से जो वर्ण टकराते हुए कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ से जो ओष्ठ को जो छूती है वही क्या है स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श का मतलब ही छूना, स्पर्श का मतलब ही टच होता है। तो ये जो हवा से टकराते हुए जो वर्ण कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ से छूती है, छूते हुए बाहर निकलती है ध्वनि, वही क्या है स्पर्श व्यंजन है। अब स्पर्श व्यंजन के बारे में तो अभी हम आपको थोड़ी देर पहले बताए थे दोस्तों, लेकिन फिर से मैं बताती हूँ। जो क वर्ग है इसको आप उच्चारण जानते ही हैं, कता मुदाओं के हेल्प से हम आपको ट्रिक बताए थे, उसी हेल्प से आपको पढ़ना है और आपको लर्न भी हो जाएगा जल्दी से। कवर्ग जिसका उच्चारण स्थान कंठ है, कवर्ग का मतलब क ख ग घ अ। चवर्ग जिसका उच्चारण स्थान तालु, टवर्ग ट ठ ड ढ ण जिसका उच्चारण स्थान मूर्धा, तवर्ग जिसका उच्चारण स्थान दंत त थ द ध न, पवर्ग जिसका उच्चारण स्थान ओष्ठ प फ ब भ म। ठीक है दोस्तों, इसको यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। इससे पहले हम आपको पूरा कवर चवर टवर तवर पवर लिख के दिखाया था, लेकिन यहाँ मैंने शॉर्ट में लिखा है। अब चलिए दोस्तों अघोष वर्ण के बारे में, अब अघोष व्यंजन के बारे में जानते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में कंपन न हो उसे हम क्या कहेंगे अघोष व्यंजन कहेंगे। क्या कहेंगे अघोष व्यंजन। जैसे हर वर्ग का पहला दूसरा, जैसे क से लेके म तक का जो वर्ग है कवर चवर टवर तवर पवर्ग, जितने भी ये पांचों स्पर्श व्यंजन हैं उनके पहले और दूसरे जो व्यंजन हैं वो क्या हो गए अघोष व्यंजन। क्या हो गए अघोष व्यंजन। अब एक और आता है व्यंजन सघोष व्यंजन, तो उसको सघोष व्यंजन भी बोलते हैं, घोष व्यंजन भी बोलते हैं। जो वर्गों का तीसरा चौथा पांचवा जो अक्षर होता है व्यंजन का वो घोष या सघोष व्यंजन कहलाता है। तो चलिए दोस्तों उसको मैं लिख देती हूँ अभी। स्वर तंत्रिकाओं में कंपन हो वो घोष या सघोष कहलाते हैं।
जैसे प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग। क, ख, ग, घ, अंग। ग, घ, अंग। ये क्या हो गया दोस्तों? ग, घ, अंग। ये क्या हो गया? ये अब ये सघोष या घोष। समझ में आया दोस्तों? अब हम पढ़ते हैं अल्प प्राण, महाप्राण। चलिए, प्राण के आधार पर, तो प्राण के आधार पे दो तरह के व्यंजन होते हैं। प्राण के आधार पर कितने तरह के व्यंजन होते हैं? दो तरह। कौन कौन? अल्प प्राण और महाप्राण। तो अल्प प्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले, मुख से कम हवा निकले, उसे हम क्या कहेंगे? अल्प प्राण। अल्प माने छोटा, कम। तो यही हो गया, जिन वर्णों के व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले वो क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण। जैसे हर वर्ग का, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, किसी भी वर्ग का पहला अक्षर, तीसरा अक्षर, पांचवा अक्षर, जैसे क, ग, अंग, च, उसके बाद ज, उसके बाद इय, इस तरह करके पहला, तीसरा और पांचवा। अब महाप्राण जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम हवा नहीं, अधिक हवा निकले, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले, उसे क्या कहेंगे? महाप्राण। क्या कहेंगे? महाप्राण। जैसे हर वर्ण का दूसरा और चौथा, जैसे ख बोलने में टाइम लगता है, घ बोलने में टाइम लगता है, तो क्या हुआ? ये महाप्राण। अब हम व्यंजन के चौथे प्रकार को पढ़ेंगे, जिसे उच्छित व्यंजन या द्विगुण व्यंजन। दोस्तों, इन दोनों नामों को याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनेशन में कुछ भी पूछ सकता है और हमको हमेशा तैयार रहना चाहिए एग्जामिनेशन के लिए। तो उच्छित और द्विगुण व्यंजन। तो द्विगुण व्यंजन क्या है, उसके बारे में जान लेते हैं। वर्णमाला में जो वर्ण शब्दों के रूप में नीचे अनुस्वार बिंदु के साथ प्रयोग में लाया जाता है, उसे हम द्विगुण व्यंजन बोलते हैं, जिसमें जीभ पहले ऊपर उठती है और फिर जीभ मूर्धा उच्चारण पर आ जाती है, जीभ मूर्धा उच्चारण पे नीचे आ जाती है। जैसे आप बोलेंगे ढ, ड, तो ढ से डलिया वाला ढ दूसरा होता है, ढ से ढक्कन वाला ढ दूसरा होता है, लेकिन इसमें आपको बताया गया है, इस परिभाषा में ही लिखी गई है कि इसके अनुस्वार के रूप में बिंदी रहती है, तो वही क्या हो गया? द्विगुण। इसका दो गुण है, एक तो ड ढ बनता है और एक ड ढ। जो शब्द आएंगे, जैसे हम
धड़क बोलेंगे, धड़क, धड़क। जैसे पढ़ाई बोलेंगे, ढा। तो इसमें क्या आया, इसमें क्या आया, इसमें नीचे अनुस्वार आया, आया कि नहीं दोस्तों। तो ये हो गया, इसका गुण दिख रहा है कि नीचे एक होता है। और ये क्या है, ये ड से डलिया है, ढ से ढक्कन, इसमें आप बिंदी नहीं लगाते हैं नीचे। तो ये इसका 2 गुण हो गया। और दूसरा 5वां नंबर संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन अभी आपको थोड़ी देर पहले मैं बताई थी कि वर्णमाला में ऐसे व्यंजन वर्ण जो 2 अक्षरों से मिलकर बनाए गए हैं, जैसे छ, त्र, ज्ञ, स्र, जिसके बारे में अभी हम आपसे बताए थे कि छ किन वर्णों से, क। संयुक्त व्यंजन, जैसे वर्णमाला में ऐसे व्यंजन वर्ण जो 2 अक्षरों से मिलकर बना है, इसके बारे में अभी हम आपको थोड़ी देर पहले बताए थे दोस्तों। जैसे छ, त्र, ज्ञ, स्र, ये 4 ही होते हैं। जैसे छ को हमने बताया था क, छ को क्या बताया था, क और ख से खटपूर्ण, इनसे मिलकर ये क्या बन जाएगा, छ बन जाएगा। त्र मैंने आपको बताया था त और र मिलके क्या बन जाएगा, त्र। ये ज्ञ है, कैसे बनेगा, ज प्लस ञ, क्या हो जाएगा, ज्ञ। और स्र क्या हो जाएगा दोस्तों, ये श और र मिलके बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा, स्र। तो ये क्या हो गया, संयुक्त व्यंजन। तो दोस्तों आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। हमने क्या पढ़ा, आज का टॉपिक था वर्णमाला, जिसमें हमने स्वर पढ़ा, स्वर के भेद पढ़े, व्यंजन पढ़ा, व्यंजन के भेद पढ़े। आशा है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई होगी तो आप लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर करिए। दोस्तों ये आपके साथ साथ और लोगों के लिए भी हेल्पफुल होगा। थैंक यू दोस्तों, और कमेंट जरूर करिएगा मेरी गलतियों के बारे में बताने के लिए। थैंक यू दोस्तों।